क्लास नंबर 7 टीचिंग एप्टीट्यूड। ये है आज हमारा 7 नंबर क्लास और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे सबसे पहले टीचिंग से जुड़ा हुआ कुछ थ्योरीज हमें पढ़ना है। काफी आसान है, एग्जाम में क्वेश्चन कम आते हैं लेकिन पढ़ लेते हैं एक बार, थोड़ा सा है और उसके बाद में आप किताब से पढ़ लेना। जो भी आपके पास में एक बेसिक किताब है तो उससे बेसिक से पढ़ लेना, आप आराम से हो जाएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ज्यादा कुछ इसमें समझने वाला है नहीं। देख लीजिए, इसको देख लेते हैं। तो शिक्षण प्रक्रिया को अच्छा बनाना है, टीचिंग जो प्रोसेस है, ध्यान दीजिए टीचिंग प्रोसेस की मैं बात कर रहा हूँ। तो टीचिंग प्रोसेस को यदि आपको अच्छा बनाना है तो उसके लिए काम में लिया जाता है टीचिंग थ्योरीज को। बहुत अच्छा यदि आपको पढ़ाना है, क्लासरूम में एक टीचर को अच्छा पढ़ाना है, क्लास के स्टूडेंट की डिमांड्स के अनुसार आपको पढ़ाना होगा, जैसा उनका इंटरेस्ट हो और जो उनकी आवश्यकता हो, जो उनकी उपयोगिता हो, उसके अनुसार पढ़ाना है। आपको कुछ नए इनोवेशन करने हैं, क्लास में कुछ अलग तरीके से पढ़ाना है, उनका इंटरेस्ट के अनुसार आपको पढ़ाना होगा। और एक टीचर को हमेशा अपडेट रहना चाहिए, जैसा क्लास के अंतर्गत आप देखोगे, जैसा जैसा कुछ चेंज होता है, जैसे पैटर्न चेंज हुआ है, सिलेबस चेंज हुआ है, क्वेश्चन पैटर्न चेंज हुआ है, तो इनके अनुसार एक टीचर को हमेशा अपडेट रहना चाहिए। करंट उनको पता होना चाहिए कि वर्तमान में क्या हो रहा है और पहले क्या हो रहा था, किस प्रकार से डेवलपमेंट हो रहा है, अपडेट होना चाहिए एक टीचर को। तो ये सब हम देखेंगे, यदि इन सबको हम अप्लाई करेंगे तो जो टीचिंग प्रोसेस है वो बेहतर हो सकता है। तो एक एक करके समझते हैं। पहला है उपयोगिता का सिद्धांत। तो क्लास में वो ही पढ़ाए जो एक स्टूडेंट के लिए उपयोगी हो। क्लासरूम में जो भी स्टूडेंट आपके सामने बैठे रहते हैं उनके लिए उपयोगी तो होना चाहिए, जो भी आप पढ़ा रहे हो उनके लिए उपयोगी होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन, जो भी पढ़ा रहे हो उसको छोटे छोटे भागों में डिवाइड कर दीजिए। डिवीजन की बात की जा रही है, डिवाइड कर दीजिए छोटे छोटे भागों में। आप किसी विषय को पढ़ा रहे हो, कोई भी विषय पढ़ा रहे हो, उसको छोटे छोटे भागों में बांट दीजिए। दूसरा पॉइंट, इसमें थर्ड पॉइंट है संशोधन का सिद्धांत। और संशोधन के सिद्धांत यानी अपडेट होना चाहिए एक टीचर को। अभी हमने बात किया, जो एक टीचर उसको अपडेट रहना चाहिए हमेशा। क्लासरूम में आए तो उसको पहले से अपना स्टडी भी करते रहना है और उसको देखना है कि किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं, किस प्रकार से सिलेबस चेंज हुआ है, और जो स्टूडेंट आ रहे हैं वो नए स्टूडेंट है, उनको किस प्रकार से हमें पढ़ाना है। तो इन सब के लिए एक टीचर को हमेशा अपडेट रहना चाहिए, अपने आप को संशोधित करते रहना चाहिए, अपने आप को संशोधित करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहले से 10 साल पहले टीचिंग एप्टीट्यूड के नोट्स बना रखे हैं, उसी नोट्स को एक बार फिर से पढ़ा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसमें चेंज करते रहना चाहिए कि अभी जो डिमांड्स है वो अलग हो गई है, जो पेपर बनाते हैं उनकी जो डिमांड है वो अलग है और पहले अलग हुआ करती थी। तो अभी जो पेपर आ रहे हैं उनके अनुसार आपको पढ़ाना है। तो टीचर को ऐसा ही करना चाहिए, जैसी डिमांड होती है उसके अनुसार पढ़ाना चाहिए और अपने आप को हमेशा ही अपडेट करते रहना चाहिए। आगे इसमें कुछ इनोवेशन की हम बात कर सकते हैं। जो टीचर है उसको इनोवेटिव होना चाहिए, कुछ नया तरीका उसको लाना चाहिए कि किस प्रकार से हम टीचिंग का जो प्रोसेस है उसको बेहतर बनाएं। तो इसके लिए कुछ थ्योरीज जो अप्लाई करना चाहिए, बहुत सारी थ्योरीज बनती रहती है, उसको अप्लाई करने का प्रयास भी एक टीचर को करना चाहिए। तो यहाँ पर क्रिएशन की बात की जाती है, कुछ नए निर्माण की यहाँ पर बात की जाती है। और अगला है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में क्या होता है कि डेमोक्रेसी के अंतर्गत हम सामान्यतः देखते हैं जो डिसीजन लेने का जो प्रोसेस होता है निर्णय प्रक्रिया में, यहाँ पर हमें शामिल किया जाता है। आपको भी तो शामिल किया जाता है। वोट देने सभी जाते हो कि नहीं जाते हो? तो वोट देने सब जाते हो आप सभी। तो इसमें आपको शामिल किया जाता है डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में। उसी प्रकार से एक क्लासरूम में किस प्रकार से पढ़ाना है, क्लास का स्ट्रक्चर किस प्रकार से होना चाहिए, इन सब के बारे में यदि आप स्टूडेंट को पूछ लेते हो तो उनको भी अच्छा लगता है, फीलिंग गुड आता है कि हमारे गुरुजी अच्छे हैं, कम से कम पूछ तो रहे हैं कि कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्यों पढ़ाना है, ये सब हमसे पूछ रहे हैं। कम से कम पूछ रहे हैं, माने या नहीं माने वो अलग बात है। जैसे नेता लोग हैं, हमारी बात थोड़ी मानते हैं, वो तो अपने अनुसार ही करते हैं। वोट जरूर हम देते हैं लेकिन वो तो अपने अनुसार ही करते हैं, अपने फायदे के लिए करते हैं। वैसे ही टीचर यदि स्टूडेंट से पूछता है तो अच्छा लगता है। और टीचर का तो इतना कोई प्रॉफिट नहीं होता है, जैसे राजनेता का प्रॉफिट हो गया उस प्रकार का टीचर का तो कोई प्रॉफिट नहीं होगा। उसको तो पढ़ाना है क्लास में, उसी के उसको पैसे मिलते हैं। तो उसको भी डेमोक्रेटिक होना चाहिए, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। जो डिसीजन ले रहा है उसमें स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो एक लाइन में आप बोल सकते हो, स्टूडेंट का जो पार्टिसिपेशन है वो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस है उसमें होना चाहिए। मनोरंजन का सिद्धांत अलग अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। कुछ टीचर होते हैं जो उछल कूद करते रहते हैं क्लास के अंतर्गत, कुछ अलग तरीके से पढ़ाते हैं, कुछ जोक बोलते हैं, कुछ शायरी बोलते हैं। तो ऐसा टीचर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? मनोरंजन वाला सिद्धांत होना चाहिए। जैसे हम नहीं है ऐसे, इस प्रकार के टीचर तो हम नहीं है कि मनोरंजन कर सके, ओके। तो लेकिन टीचर को होना चाहिए। इससे क्या होता है, स्टूडेंट में इंटरेस्ट आता है।
इंटरेस्ट आता है पढ़ने में, तो मनोरंजन वाला टीचर भी होना चाहिए, ऐसी बात इसमें कही जा रही है। और इसमें है आवश्यकता का सिद्धांत, इसमें छात्र की जैसी आवश्यकताएँ होती है, छात्र की जैसी उपयोगिता होती है, उसी के अनुसार पढ़ाना चाहिए। और एक है इसमें अभ्यास का सिद्धांत, अभ्यास यानी प्रैक्टिस करवाना चाहिए। प्रैक्टिस एक स्टूडेंट को करवाते रहना चाहिए और टीचर को भी बताते रहना चाहिए कि ऐसे-ऐसे करना है, वो ऐसे-ऐसे करेगा। सब कुछ करके दिखाना चाहिए। लर्निंग बाय डूइंग की हम बात करते हैं ना, तो वो ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है जिसमें टीचर कुछ करके दिखाएगा, क्लासरूम में डांस करके दिखाएगा कि ऐसे-ऐसे डांस होता है, ऐसे पेंटिंग किया जाता है, ऐसे पेंटिंग किया जाता है, ऐसे डायग्राम बनाया जाता है। बायोलॉजी के अंतर्गत ऐसे हम बना सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर प्रैक्टिकल किया जाता है, ओके? तो सब कुछ करके बताना चाहिए एक टीचर को। आगे कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं जिसमें प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन है। और मोटिवेशन यानी टीचर को हमेशा ही मोटिवेट करते रहना चाहिए कि आप कर सकते हो। स्टूडेंट को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। टीचर को बोलना चाहिए कि आप कर सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, ओके? यदि इस प्रकार से मोटिवेट किया जाता है तो स्टूडेंट खुश होता है, उसको अच्छा लगता है। जब उनसे बड़ा कोई उनसे कहता है, जो टीचर उनसे कहता है, तो फीलिंग गुड आता है उनको कि हमारे बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि ये कर सकता है, तो ज़रूर हम कुछ कर सकते हैं, इसलिए तो टीचर बोल रहा होगा, टीचर थोड़ी झूठ बोलेगा, ओके? यदि हम उसको मोटिवेट करते रहें बार-बार, तो उनको अच्छा लगता है और वो पढ़ने लग जाएगा और जो लर्निंग प्रोसेस है, टीचिंग प्रोसेस है, सब बेहतर बन जाएगा। आगे है एक्टिविटी। एक्टिविटी की हमने बात किया, करके सिखाना भी हमने देखा। और इंटरेस्ट की हम बात करें, इंटरेस्ट, रुचि का सिद्धांत देख लीजिए। ये हटा दीजिए यहाँ पर। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, सबसे पहले आप स्टूडेंट को ये बताइए कि आपके पास में कौन-कौन से ऑप्शन है। तो आप स्टूडेंट को ऐसे ऑप्शन दीजिए, खूब सारे ऑप्शन दीजिए आप, इतने सारे ऑप्शन। पहले गाइड तो करना होगा ना एक टीचर को। एक टीचर को बताना होगा कि कैसे आपके पास में ऑप्शन है। और लेकिन अंतिम जो फैसला होता है वो एक स्टूडेंट का होना चाहिए। स्टूडेंट का जिसमें इंटरेस्ट हो वही काम उसको करना चाहिए और टीचर को चाहिए कि वो उसका सपोर्ट करे। मान लेते हैं एक स्टूडेंट है, उसका इंटरेस्ट यदि खेलने में है तो उसको एक क्लास उसको एक्स्ट्रा दे देना चाहिए। यदि क्लास में 8 पीरियड होते हैं तो 2 पीरियड स्पेशल उसको दे देना चाहिए। भई आप खेलो, आपका भविष्य यदि इसी में है तो आप उसको सफल बनाइए। पढ़ने वाला काम भी साइड में चलता रहेगा, लेकिन यदि खेलने में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उसको खिलाइए। यदि किसी का मैथमेटिक्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है, इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेस्ट है या साइंस में और किसी में बायोलॉजी में इंटरेस्ट है, तो उसको उसी में सपोर्ट कीजिए उसका। ऐसा नहीं है कि बैक में जाने दीजिए कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये विषय अच्छा नहीं है। विषय सभी अच्छे होते हैं, कमी आपके अंतर्गत होती है कि आप उसको देख नहीं पाते हो, सभी विषय अच्छे होते हैं, ओके? तो एक टीचर को ऐसा ही होना चाहिए कि उस जैसा स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है, उसी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएँ। उसी इंटरेस्ट को आगे बढ़ाने का काम एक टीचर के द्वारा किया जाता है और आईसीटी का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्लासरूम में आईसीटी का प्रयोग कर सकते हैं, इंटरनेट की सहायता से पढ़ाना या जितनी भी टेक्नोलॉजी होती है, क्लासरूम में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कीजिए, अच्छे से प्रोजेक्टर लगाइए, ओके? बड़े-बड़े प्रोजेक्टर आप लगा सकते हो, अच्छे माइक लगा सकते हो। कई बार होता है क्या क्लास बहुत बड़ी होती है, बड़ी क्लास होती है और टीचर ऐसे ही बोलता है तो उसको सुनाई नहीं देता है, तो आप चारों ओर अच्छे स्पीकर लगा सकते हो। तो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना चाहिए और टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम टीचिंग को बहुत बेहतर बना सकते हैं। जैसे अभी मैं धीरे-धीरे बोल रहा हूँ, लेकिन आप सभी को सुनता है, उसी प्रकार से यदि माइक लगे रहेंगे, सॉरी स्पीकर लगे होंगे क्लासरूम में, फिर माइक से धीरे से भी बोलेगा ना, तो स्टूडेंट को ठीक से सुनाई देगा। और यदि स्पीकर नहीं लगे हुए तो टीचर ऐसे बोलता रहेगा, पूरी एनर्जी तो उसी में उसका बोलने में चला जाएगा, ओके? तो यदि इस प्रकार से टेक्नोलॉजी होती है तो ये बहुत अच्छा माना जाता है और स्टूडेंट को भी अच्छा लगता है, अच्छे से सुनता है, पीछे वाला भी सुन जाता है। जैसे जब हम पढ़ते थे तो बड़ी क्लासेस होती थी, टीचर धीरे-धीरे बोलता था तो पीछे बैठते थे, पीछे कुछ सुनता नहीं था। टीचर क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, कुछ भी पता नहीं चलता था, तो ये सही नहीं रहता है। टीचिंग का जो प्रोसेस है इससे वीक होता है, कमज़ोर होता है, ओके? तो इस प्रकार से अच्छी टेक्नोलॉजी का यदि आप प्रयोग करते हो, तो बहुत अच्छा लगता है। आगे इसमें प्रिंसिपल ऑफ लिंकिंग विथ लाइफ, जीवन के साथ में जोड़ने का सिद्धांत। किसको जोड़ोगे जीवन के साथ में? जो आप पढ़ा रहे हो ना। मान लेते हैं कोई 5th क्लास का स्टूडेंट है तो उसमें जो आता है उसको जीवन के साथ में जोड़िए। कोई कॉलेज का स्टूडेंट है तो उनको जो भी आप पढ़ा रहे हो, उनको उनके जीवन के साथ में जोड़ने का प्रयास कीजिए कि इससे आपका जीवन कैसे बेहतर हो सकता है। आपको यदि ये पता चलेगा कि आपके
ओके, यदि आपको ये सब पता चलेगा तो आपको इसमें अच्छा लगेगा, आपका जीवन बेहतर हो सकता है। तो जो भी आप पढ़ा रहे हो उसको जीवन से कनेक्ट करते हुए पढ़ाइए, ओके? यदि ऐसा करते हो तो ये काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कुछ पढ़ा रहे हो, ओके? तो उसके द्वारा ही मोटिवेट भी कीजिए कि ये ऐसे-ऐसे बड़े नेता हुआ करते थे, वो इतना काम करते थे, इतनी जीवन के अंतर्गत उतनी परेशानी आई उनके और उन्होंने अपना जीवन बेहतर जिया, ओके? और आपके जीवन में तो छोटी-छोटी प्रॉब्लम आती है, तो आप उसी से घबरा जाते हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। घबराइए मत, जीवन को अच्छे से जिए। तो इस प्रकार से यदि आप जीवन से कनेक्ट करते हुए पढ़ाते हो, तो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, काफ़ी टीचिंग अच्छा माना जाता है। और इसके अंतर्गत कुछ और है क्या इसमें? कुछ और प्रिंसिपल आप देख लीजिए। निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत, जो आप पढ़ा रहे हो उसका कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होना चाहिए, एम ज़रूर होना चाहिए। जो आप पढ़ा रहे हो किसी कारण से तो आप पढ़ा रहे हो, उसके पीछे कुछ रीज़न तो होगा ना, उसका रिज़ल्ट आना चाहिए, आउटकम होना चाहिए। तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होना चाहिए। निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत। ओके, तो कुछ उद्देश्य होते हैं उसके अनुसार ही आपको पढ़ाना चाहिए। तो ये सिद्धांत शिक्षण साधनों के अनुकूलतम उपयोग और सीखने पर अधिक ध्यान केंद्रित करने के लिए महत्वपूर्ण है। और विषय को पढ़ाने का उद्देश्य बताना, जो भी आप विषय पढ़ा रहे हो उसको पढ़ाने का उद्देश्य तो बताइए और किस प्रकार से पढ़ना है, क्यों पढ़ना है, उसके कारण आप बताइए कि इससे क्या क्या हो सकता है, आपके जीवन में क्या क्या बदलाव हो सकता है। तो आपका एक पर्पज होना चाहिए, एक गोल होना चाहिए, गोल ओरिएंटेड स्टडी होनी चाहिए। अगला इसमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस, ये हमने बात किया, इस पर डिटेल से हमने बात कर लिया है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आपको देखने को मिलता है क्लासरूम में और उसको ध्यान में रखिए आप कि स्टूडेंट में किस प्रकार से व्यक्तिगत भिन्नता है। ओके, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, जो जैसा स्टूडेंट होता है उसके अनुसार आपको बताना है। ओके, जो भी आप पढ़ाना चाहते हो वो उसके अनुसार ही आपको पढ़ाना है। तो ये पॉइंट भी काफी महत्वपूर्ण है, इस पर हमने काफी डिटेल से बात पहले ही कर ली है। चयन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन, विषय वस्तु का चयन किसके द्वारा होगा? स्टूडेंट के द्वारा होगा। टीचर ऑप्शन देगा और ऑप्शन में से सिलेक्ट करेगा। जैसे इंटरेस्ट का हमने देखा था, वैसा ही आपको यहाँ पर सिलेक्शन वाला भी मिल जाएगा कि जैसे स्टूडेंट है उसको कुछ अलग सिलेक्शन करना है। वो मैथमेटिक्स पढ़ना चाह रहा है और उसको आप बायोलॉजी दिला रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कॉमर्स लेना चाह रहा है, उसको आप अलग दिला रहे हो, जैसा इंटरेस्ट हो। ओके, जैसा इंटरेस्ट हो और उसके अनुसार यदि वो सिलेक्शन करता है तो आपको सपोर्ट करना चाहिए और यदि कुछ कमियां हैं तो भी आपको बताना चाहिए, लेकिन अंतिम जो फैसला है वो स्टूडेंट का होना चाहिए। और इसके अंतर्गत और हम देख लेते हैं, एक और देख लेते हैं, ये है प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। ये थोड़ा सा अलग है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है एक बार। प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, हम प्लान जब बनाते हैं तो प्लानिंग बनाने का उद्देश्य क्या होता है? हमारे पास में जो रिसोर्सेज है उसका हम अधिकतम प्रयोग कैसे कर सकें। इकोनॉमिक्स का बेस भी यही होता है कि आपके पास में जो रिसोर्सेज है उसका बेहतर उपयोग आप कैसे कर सको, इसलिए हम प्लानिंग बनाते हैं। और यहाँ पर हम बात करें, क्लास की हम बात करें तो आपके पास में जो रिसोर्सेज है उसका बेहतर प्रयोग किया जाना चाहिए। जो भी आपके पास में रिसोर्सेज है उसको प्लानिंग के साथ प्रयोग कीजिए जिससे एक बेहतर रिजल्ट आए। जिस काम के लिए आपके पास में रिसोर्सेज है, मान लेते हैं आपके पास में कई सारे काम है एक्स वाई जेड, तो इनके लिए आपके पास में अलग अलग रिसोर्सेज है। तो जो रिसोर्सेज है जो सबसे अच्छा काम कर सकता है, जैसे कोई एक्स काम है, इसको कोई दूसरा रिसोर्सेज अच्छे से कर सकता है, इसको कोई दूसरा रिसोर्सेज और इसको कोई दूसरा रिसोर्सेज अच्छा कर सकता है, तो आपको ऐसा ही करना है। जो आपके पास में रिसोर्सेज है उसका बेहतर प्रयोग करना है। ओके, तो ये था इसमें प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग। तो ये सभी हो गए हैं, इतना ही आपको पढ़ना था थ्योरीज के अंतर्गत। मैंने बताया था काफी आसान है और इसमें पढ़ने के लिए कुछ नहीं है, समझने के लिए कुछ नहीं है, बस एक बार पता होना चाहिए कि आखिर क्या होता है। क्वेश्चन आएगा तो आप आराम से कर लोगे, काफी आसान क्वेश्चन यहाँ से आता है। अब आते हैं मेन टॉपिक पर। ये सबसे बड़ा टॉपिक रहेगा हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड के अंतर्गत और जिसका नाम है टीचिंग मेथड्स। यहाँ से हर बार क्वेश्चन आता है, एक कंफर्म क्वेश्चन आता है। यदि आपके एग्जाम में 3 से 9 तक भी कोई क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन अभी तक आया हुआ है। एक बार यहाँ से टीचिंग एप्टीट्यूड से केवल 2 क्वेश्चन आए थे एक एग्जाम में, अभी बात है साल भर की पहले की बात है, केवल 2 क्वेश्चन आए थे। तो उस एग्जाम में जरूर यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया टीचिंग से, टीचिंग इसमें मेथड से,
जो शिक्षण विधियाँ हैं वहाँ से एक बार क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन हर बार आप देखोगे यहाँ से फैक्चुअल आ सकता है, कॉन्सेप्चुअल आ सकता है, ओके? ऐसे मिलाने वाला आ सकता है, कुछ फॉर स्टेटमेंट आपको दिया जा सकता है, इसमें कौन-सा सही होगा, कौन-सा नहीं होगा, इस प्रकार से दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो इसको ठीक से देखिए, इसको हम अगले क्लास में भी पढ़ेंगे और आज की क्लास में भी बात करेंगे और यदि नहीं होगा, तो उससे आगे भी एक क्लास ले लेंगे, तो 2 से 3 क्लास इस टॉपिक के ऊपर हम लेंगे क्योंकि ये महत्वपूर्ण है और जो महत्वपूर्ण होता है उसमें टाइम देना चाहिए। ओके, तो आज का जो क्लास है उसमें हम इंडेक्टिव को देखेंगे, डिडक्टिव हम देखेंगे, एनालिसिस हम देखेंगे, सिंथेसिस हम देखेंगे और लास्ट आएगा हमारा प्रदर्शन विधि। तो इन सबको आज के क्लास में हम देखेंगे। 5 शिक्षण विधि हम देख लेंगे। जो टीचिंग मेथड्स है कितने देख लेंगे आज? 5 हम देख लेंगे और आगे कुछ क्लासेस और रहेगी हमारी इसके ऊपर, तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इंडेटिव इंडेटिव को टू डिडक्टिव, ये आपको देखना है इंडेक्टिव क्या होता है, डिडक्टिव क्या होता है। ओके, आगमनात्मक टू निगमनात्मक, ये आपको पढ़ना है। एक एक करके समझते हैं। पहला क्या देखना है हमें? इंडेक्टिव मेथड हमें देखना है। तो इंडेक्टिव मेथड के अंतर्गत हम किस प्रकार से स्टडी करवाते हैं क्लासरूम में। ओके, किस प्रकार से टीचिंग होना चाहिए, थोड़ा सा बेसिक्स और देख लीजिए आप। शिक्षण विधियों का काम आखिर क्या होता है? तो समस्या का समाधान किया जाता है। एक क्लासरूम में क्या-क्या होता है? एक क्लासरूम में आपकी कुछ समस्याएँ होती है। आपकी कुछ समस्या होगी तभी तो आप पढ़ोगे ना। आप एक वीडियो देख रहे हो, उसके कारण क्या? उसके देखने का कारण यही तो आपके आपके साथ में कुछ ना कुछ समस्या आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आपकी जो समस्या होगी, उस समस्याओं का समाधान करने के लिए टीचिंग किया जाएगा। ओके? तो समस्या का समाधान यहाँ पर हम करेंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है, उनका समाधान करने का काम किया जाता है। तो इसके द्वारा क्या होगा? समस्या का समाधान होगा कि आप ठीक से पढ़ रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, क्या-क्या प्रॉब्लम है, कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, कैसे क्या हो सकता है। इनको हम डिटेल से देखेंगे कि मेथड्स कौन से हो सकते हैं, बेहतर मेथड कौन से हो सकते हैं और टीचिंग मेथड्स के अंतर्गत हमने एक मैगज़ीम्स वाला देखा था पहले, शिक्षण सूत्र हमने देखा था, उसको अप्लाई यहाँ पर किया जाएगा। जो भी हमने पढ़ा मैगज़ीम्स जो हमने पढ़ा, वो यहाँ पर टीचिंग मेथड्स के अंतर्गत हम अप्लाई करेंगे, तो ध्यान से पढ़ते रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। क्लासेस यदि पहले की क्लास नहीं देखी तो वो सबसे पहले देखिए, उसके बाद ही आगे कंटिन्यू कीजिए आप, क्योंकि सब एक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जब तक पहले की क्लासेस आप नहीं देखोगे तो आगे आपको समझ में नहीं आएगा। इन सब का पीडीएफ नीचे डाल दिया जाएगा, लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, तो वहाँ से आप उसको ले सकते हो। ओके, तो पहला हम देखते हैं इंडेक्टिव क्या होता है। तो इंडेक्टिव के अंतर्गत सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहले हम क्या लेते हैं? एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कुछ घटनाएँ हमारे सामने घट रही है, आप अपने शहर का एग्जाम्पल ले लीजिए, अपने गाँव का एग्जाम्पल ले लीजिए, ओके? मान लेते हैं बहुत सारी घटनाएँ हमारे सामने हो रही है, बहुत सारी घटनाएँ, जैसे ये सारी घटनाएँ हो रही है। फिर हम इनका एनालिसिस करते हैं। इसका एनालिसिस हम करते हैं कि आखिर ये क्यों हो रहा है? ये जो घटनाएँ घट रही है, वो आखिर क्यों हो रही है? ओके, उसके पीछे जानने का प्रयास करते हैं, इसके रीज़न क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम रिसर्च करते हैं इसके ऊपर, हम रिसर्च करते हैं और रिसर्च करने के बाद में हम एक सामान्य सिद्धांत बनाए देते हैं। एक जनरल थ्योरी हम बना देते हैं, जनरलाइज़ेशन हम कर देते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? घटनाओं का अध्ययन करेंगे, बहुत सारी घटनाएँ हमारे सामने होगी, उनका हम अध्ययन करेंगे और फिर हम बताएँगे कि ये घटनाएँ क्यों हो रही है, उसके पीछे का जो कारण है वो हम बताएँगे। तो इसमें क्या होगा? सबसे पहले घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, फिर इसमें एक सामान्य सिद्धांत बना दिया जाएगा। एक सामान्य सिद्धांत बना दिया जाएगा। जैसे किसी वस्तु को आप नीचे की तरफ ऐसे छोड़ोगे तो वो नीचे गिरेगा। और कोई भी वस्तु यहाँ आप नीचे गिरोगे, ऐसे छोड़ दीजिए आप, तो नीचे ये गिर जाएगा। तो इसके पीछे कारण क्या है? आप पहले प्रैक्टिस करोगे, ओके, प्रैक्टिकल करोगे, आप जो भी काम करोगे प्रैक्टिकल आप करोगे, बार-बार इसको देखोगे कि क्या ऐसा ही हो रहा है, क्या ऐसा हो रहा है, उसके पीछे जानने का काम करोगे कि ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण हो रहा है, सभी वस्तुएँ नीचे की ओर गिर रही है, क्यों? गुरुत्वाकर्षण का नियम यहाँ पर जो फोर्स होता है वो अप्लाई हो रहा है। ओके, इसी प्रकार से ये जो इंडक्टिव मेथड है उसके अंतर्गत भी ऐसा ही हम करते हैं। पहले हम एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत सारी घटनाएं हम देखते हैं, उसके आधार पर किसी सिद्धांत का निर्माण करते हैं, किसी एक नया नियम बनाते हैं, जनरल थ्योरी का हम निर्माण करते हैं, जनरलाइजेशन हम करते हैं, कोई ना कोई डेफिनेशन हम देते हैं।
कोई ना कोई डेफिनेशन हम देते हैं, जनरलाइज़ेशन हम करते हैं, थियरी का निर्माण हम करते हैं, कोई रूल बनाते हैं, कोई रिजल्ट निकालते हैं, कोई आउटकम हम निकालते हैं, तो ये सभी एक होता है। तो ये समझ में आ गया इसमें क्या होता है? इंडक्टिव के अंतर्गत सबसे पहले घटनाओं का अध्ययन किया जाता है और फिर इसके आधार पर एक नए सिद्धांत का निर्माण किया जाता है, पहला पॉइंट। दूसरा है डिडक्टिव, डिडक्टिव में इसके एकदम विपरीत हो जाएगा, ऑपोजिट हो जाएगा। इसमें पहले ही हमने एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण कर लिया, हमने एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण कर लिया और उसके बाद में हमने इसको जस्टिफाई करने का प्रयास किया। हम पहले ही मान के चल रहे हैं कि ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा हमने पहले ही मान लिया और उसके बाद में हम इसको जस्टिफाई करने के लिए कई सारे एग्जाम्पल की हम हेल्प लेते हैं। आप जो भी विषय पढ़ते हो उसको उसको कनेक्ट कर लीजिए, उसको कनेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ, तो उसको कनेक्ट कर सकते हो। जैसे एक स्कॉलर है यहाँ पर यहाँ पर प्लेटो, प्लेटो एक स्कॉलर है, वो क्या करेंगे, पहले एक सिद्धांत बना लेंगे। ओके, एक आदर्श राज्य का निर्माण करते हैं, वो एक पहले सिद्धांत दे दिया उन्होंने, एक फिलोसोफर किंग होता है, वो अच्छा काम करेगा। फिर उसको जस्टिफाई करने के लिए, उसको जस्टिफाई करने के लिए कई सारे एग्जाम्पल देते हैं। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया? उसके बाद में मैं बात करूं इंडक्टिव की, तो इंडक्टिव में क्या होता है, इंडक्टिव का जो मेथड है वो किसके साथ में जुड़ा हुआ है, तो वो जुड़ा हुआ है अरिस्टोटल के साथ में, अरिस्टो के साथ में। जो राजनीतिक या विज्ञान का विद्यार्थी नहीं है उसको भी ये पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन आता है। इंडक्टिव जो मेथड है वो अरिस्टो के साथ में जुड़ा हुआ है और जो डिडक्टिव मेथड है उसको आप जोड़ सकते हो प्लेटो के साथ में, जोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। इनके बारे में थोड़ा-थोड़ा हमें आगे पढ़ना भी, कुछ क्लास में आगे हम पढ़ेंगे भी कि रूसो किसके साथ में जुड़े हैं, प्लेटो किसके साथ में जुड़े हैं, अरिस्टोटल किसके साथ में जुड़ा है, ये हमें देखना भी है। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है, एक विचारक है जो पहले एग्जाम्पल देता है और एग्जाम्पल की सहायता से कोई थ्योरी का निर्माण करता है, तो उसको हम कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे इंडक्टिव। ओके, उसको हम कहेंगे इंडक्टिव। और उसके बाद में क्या होता है, एक ऐसा स्कॉलर होता है या कोई भी इंसान हो जाता है, कोई भी मानव हो जाता है, व्यक्ति हो जाता है, जो पहले सामान्य सिद्धांत बना लेता है और उसको जस्टिफाई करने के लिए कई सारी एग्जाम्पल देता है। ओके, तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो पहला देखते हैं इंडक्टिव। इंडक्टिव में क्या होता है, आपके पास में पहले केस स्टडी हो सकता है, कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, कई सारे इवेंट हो सकते हैं और इसमें आपके पास में सिचुएशन हो सकती है, कई सारी स्थिति हो सकती है, एक्सपीरियंस आपके पास में हो सकता है। ओके, क्या क्या हो सकता है इसमें, पॉइंट नोट कीजिए। आप केस स्टडी आप कर सकते हो, एग्जाम्पल हो सकता है, इवेंट हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, सिचुएशन हो सकती है। ओके, सबसे पहले आपके पास में ये सब होगा, उसका आप स्टडी करोगे अगेन एंड अगेन, उसको आप अगेन एंड अगेन इसका स्टडी करोगे और फिर एक सिद्धांत का निर्माण आप करोगे, एक सामान्य सी बात बता दोगे आप। और ये किसके लिए महत्वपूर्ण है, छोटे छोटे बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है। ओके, जब छोटे छोटे बच्चों की हम बात करें तो उनको कुछ हमें पढ़ाना है, तो सबसे पहले हम उसको एग्जाम्पल देते हैं कि ये पेड़ होता है, ये पौधा होता है, इसकी ये पत्तियां होती है, ये काम होता है, ये काम होता है, ये होता है। ओके, फिर हम बताएंगे उसको कि ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट कैसे होता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, ये जो प्रोसेस है वो हम बाद में बताएंगे। ओके, प्रकाश संश्लेषण जो फोटोसिंथेसिस होता है वो किस प्रकार से होता है वो हम बाद में बताते हैं। पहले ऐसे नहीं बता देंगे कि जो प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया वो किस प्रकार से होती है, पहले नहीं बताएंगे हम, वो सबसे बाद में बताएंगे। पहले तो हम पेड़ पौधे की जानकारी देंगे कि ये छोटा सा जानवर होता है, ये पेड़ होता है, इसकी ये पत्तियां होती है, इसकी ये टहनियां होती है। ओके, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो ये सबके लिए किसके लिए महत्वपूर्ण होता है, सबसे महत्वपूर्ण छोटे बच्चों के लिए। तो इंडक्टिव जो मेथड है उसका प्रयोग छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे उसको भाषा सिखाते हैं, भाषा में उसी प्रकार से उसको सिखाते हैं, उसमें एबीसीडी हम सिखाते हैं, आई हम उसको सिखाते हैं, क ख ग उसको हम सिखाते हैं। तो ये क्या हो गए, छोटे छोटे, पहली बात। दूसरा, पहले हम उसको बताएंगे क क्या होता है, ख क्या होता है, या ए और बी सी क्या होता है। ओके, उसके बाद में हम कुछ शब्दों को जोड़ने का प्रयास करेंगे और फिर हम एक शब्द बोल देंगे। तो इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहले इंडक्टिव हुआ, छोटे छोटे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में एक बड़ा शब्द बना दिया जाता है। यहाँ पर पहले एग्जाम्पल लिए जाते हैं, एक सिद्धांत बना दिया जाता है। आप अपने जीवन के अंदर जो एक्सपीरियंस लेते हो, एक्सपीरियंस में भी कई सारी घटनाएं आप देखते हो और उसके आधार पर एक नियम बना देते हो, एक सामान्य नियम आप बना देते हो। तो इसको हम कहते हैं इंडक्टिव मेथड।
तो वातावरण में होने वाली घटनाओं से वो सीखने लग जाएगा, इसको छोड़ दीजिए। तो इसमें प्रयोग के आधार पर सीखने का प्रयास किया जाता है। हम कुछ प्रयोग करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे और उसके आधार पर कुछ सीखने का प्रयास हम करेंगे। तो एक्सपेरिमेंट इसमें होगा, मैंने अभी बात किया। इसके अलावा इसमें क्या होता है, माइक्रो से मैक्रो स्टडी होती है। माइक्रो क्या होता है, सूक्ष्म। सूक्ष्म यानी छोटा-छोटा, ओके? और दूसरा क्या है, मैक्रो यानी बड़ा। तो छोटे से बड़ा, सूक्ष्म से समग्र, हिंदी में लिख लीजिए इसको, सूक्ष्म से समग्र, समग्र ऐसे लिख लीजिए। तो ये हो गया माइक्रो से मैक्रो, इसमें स्टडी होता है। स्पेसिफिक टू जनरल होता है। स्पेसिफिक यानी छोटे-छोटे हमें जानकारी, एक विशिष्ट की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। ये स्पेसिफिक है, इसके बारे में जानकारी करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। इन तीनों को मिलाकर एक सामान्य नियम बना देंगे। तो इसमें क्या होता है, स्पेसिफिक होता है और उससे हम किसी जनरल सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये सब पॉइंट्स हैं जो, ये हटा दीजिए यहाँ पर, ओके? यहाँ पर कंप्लीट हो गया, इसको हटा देना आप, ये कोई काम का नहीं है। तो ये होता है इंडेक्टिव, और इसको ठीक से देखिए। इंडेक्टिव में क्या होता है, केस का स्टडी होता है, एग्जाम्पल, इवेंट, एक्सपीरियंस और सिचुएशन, ये सब हमें देखना होता है। और उसके बाद में इनकी सहायता से हम रूल बनाते हैं, थियरीज हम बनाते हैं, जनरलाइजेशन हम करते हैं, कोई ना कोई कंक्लूजन हम देते हैं, डेफिनेशन हम देते हैं और कोई ना कोई अनुमान हम लगाते हैं। ओके, ये सब इसलिए होता है, जब आप इसका स्टडी करोगे और उसके बाद में यहाँ तक पहुंचोगे तो उसको कहा जाता है, ये हो गया इंडेक्टिव, ये हो गया डिडक्टिव। ये हो गया इंडेक्टिव जिसमें केस स्टडी, एग्जाम्पल, इवेंट, एक्सपीरियंस, सिचुएशन, ओके, इन सबको शामिल करते हैं। इन सबको हम शामिल करते हैं। और नीचे वाले में जो डिडक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ, उसके अंतर्गत रूल हम बनाएंगे, थियरीज का निर्माण करेंगे, कैलकुलेशन का हम निर्माण करेंगे, डेफिनेशन और अजम्पशन। और जो बड़ी क्लासें होती है उसमें हम इसको हेल्प में ले सकते हैं। यहाँ से इस प्रकार से स्टडी हम कर सकते हैं। बड़ी क्लासों में हम पहले सिद्धांत बता देंगे, उसके बाद में उसको हम समझा देंगे। पहले एक सिद्धांत हम बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बड़ी क्लासों में इसका प्रयोग किया जा सकता है और किया भी जाता है, इसी का प्रयोग किया जाता है ज्यादातर। और जो छोटी क्लासेज होती है, छोटी क्लासेज में इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन सबसे बेहतर कौन सा होता है, आपसे ये पूछे इसमें सबसे बेहतर कौन सा है, तो ये वाला सबसे बेहतर है। इंडेक्टिव जो मेथड है वो सबसे बेहतर है। यहाँ पर इन दोनों के अंतर्गत इंडेक्टिव मेथड सबसे बेहतर माना जाता है। और एक बार फिर से देख लीजिए इसमें, मैक्रो से माइक्रो, ओके? और किसी में होता है जनरल टू स्पेसिफिक, इसको हटा दीजिए, पहले ही हमने देख लिया। तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है, इसको ठीक कर लीजिए, इसको रहने दीजिए, हमने ये बातें पढ़ ली है तो इसको मत पढ़ना। आप आगे चलते हैं। डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच हमने अभी देखा, तो इस डायग्राम के माध्यम से भी आप समझ सकते हो। पहले एक जनरलाइजेशन इसमें होता है, पहले ही हम कुछ ना कुछ मान लेते हैं, कोई ना कोई एक विचार, एक आइडिया हम सोच लेते हैं और उसी को जस्टिफाई करने का जब प्रयास किया जाता है तो उसमें हम किसका प्रयोग करते हैं, डिडक्शन। ओके, जो डिडक्टिव अप्रोच है, डिडक्टिव जो मेथड है, उसका प्रयोग हम करते हैं जब हमें जस्टिफाई करना होता है अपने विचार को, अपने सामान्य नियम को। ओके, जैसे आप कहते हो कि ये जो लीडर है ये बहुत अच्छा होता है, ये आपने मान लिया, सबके सब आप जो पढ़ रहे हो सब ना, को एक दो को हम छोड़ दें तो सबने ये मान के पहले से मान के चल रहे हो कि ये जो पार्टी है, बीजेपी अच्छी है, कांग्रेस अच्छी है, बसपा अच्छी है या सपा अच्छी है, तो ये आप पहले ही मान के चल रहे हो। ओके, उसके बाद में आप जस्टिफाई करोगे कि ये इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। तो जहां पर इस प्रकार से मेथड का प्रयोग करते हैं, जहां पर पहले ही आप मान के चलते हो कि ये सही है, ओके, और फिर उसको हम जस्टिफाई करते हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, प्लेटोनिक रैशनलिज्म इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा गया, प्लेटोनिक रैशनलिज्म इसको कहा गया, क्योंकि प्लेटो का जो सिद्धांत है वो इसी प्रकार का है। प्लेटो ने इस प्रकार का जो सिद्धांत है, जो अप्रोच है, उसका प्रयोग किया सबसे पहले। तो आप इसको प्लेटोनिक रैशनलिज्म भी इसको आप कह सकते हो। ये इसमें डिफरेंस है, जब वो देख लेना आप, इस पर हमने बात कर ली है तो इसको आप देख सकते हो यदि आप देखना चाहो तो। कुछ है नहीं, अलग नहीं है, जो हमने शुरू में बात किया वही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो आप एक बार देख सकते हो इसको।
जैसे इंडेक्टिव की मैं बात करूं तो यहाँ पर न्यू नॉलेज आ जाएगा, कुछ नया खोजने का प्रयास इसमें किया जाएगा, कुछ नए मेथड्स इसमें आ जाएंगे टीचिंग के। ओके, और ये एक स्लो प्रोसेस है, क्योंकि स्लो प्रोसेस है, इसमें आपको एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, कई सारे आपको शोध करने होते हैं, रिसर्च अच्छे से करनी होती है। हाँ, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आप लेते हो तो इसमें काफी समय लग जाता है। इसको हम किसके साथ में जोड़ेंगे, इंडेक्टिव को अरिस्टो के साथ में, क्योंकि अरिस्टो ने 158 कंट्रियों का स्टडी किया। जो 158 है वो देशों का अध्ययन किया, संविधानों का अध्ययन किया, और उसके आधार पर एक कंक्लूजन निकाला कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छी होती है, कौन सा प्रशासन अच्छा होता है, कौन सा बुरा होता है, यानी भ्रष्ट कौन सा होता है, और सबसे अच्छा कौन सा होता है। तो इसको हम अरिस्टो के साथ में जोड़ते हैं इंडक्टिव मेथड को, और डिडक्टिव मेथड को हम जोड़ते हैं प्लेटो के साथ में। तो ये पॉइंट्स है जो आप देख लीजिए। अगला है हमारा लेक्चर मेथड। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये नेट के एग्जाम में। यदि आपसे पूछे कि सबसे ज्यादा कौन सा आज तक क्वेश्चन पूछा गया है, तो यही है लेक्चर मेथड, सबसे ज्यादा पूछा गया है। कोई भी पेपर हो 1-2 साल में हर बार रिपीट होता है ये, और हर एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है। जैसे 10 एग्जाम लगते हैं एक बार में, ओके, अलग अलग यहाँ पर सेशन बने होते हैं, ओके, एक दिन में 2 एग्जाम्पल लिखते हैं। तो यहाँ पर यदि 10 दिन की मैं बात करूँ, 5 दिन में 10 एग्जाम हो गए, तो 10 पेपर में एक क्वेश्चन तो ये मिल ही जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है लेक्चर मेथड से। ओके, तो लेक्चर मेथड काफी महत्वपूर्ण है और काफी आसान है। पहले ऐसे ही पढ़ाया जाता था और अभी भी पढ़ाया जाता है। पहले गुरुकुल हुआ करता था, वहां पर एक मास्टर जी बैठ जाते थे और फिर उनके सामने विद्यार्थी बैठे रहते थे, मास्टर जी बोलते रहते थे, यानी गुरु जी हमेशा बोलते रहते थे और स्टूडेंट आराम से सुनते थे। केवल सुनते थे, लिखने के लिए तो उनके पास में कुछ था नहीं। ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं, व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड इसको बोला जाता है। और हिंदी में इसको, इसके लिए एक शब्द है मौखिकी। मौखिकी इसके लिए एक शब्द और है। तो मौखिकी विधि हो गया, लेक्चर मेथड हो गया, और व्याख्यान विधि सब एक ही है। कुछ किसी भी पाठ्य वस्तु को मौखिकी रूप से पढ़ाना, केवल हम बोल रहे हैं, यहाँ पर कुछ लिखवाते नहीं है, कुछ भी ऐसा कुछ नहीं करते हैं ज्यादा कुछ। आप देखते होंगे सेमिनार, आप देखते होंगे या क्लास, यदि हायर एजुकेशन की बात करें तो हायर एजुकेशन में भी ऐसा ही करते हैं। जो प्रोफेसर आएगा एकदम खड़ा हो जाएगा इससे और फिर 1 घंटा बोल के चला जाएगा। हमारे भी ऐसा ही होता था, प्रोफेसर आता था और कुछ ना कुछ बोलता रहता था, धीरे-धीरे हमें तो कुछ सुनता नहीं था, ओके? तो ऐसे बोलता, हम पीछे बैठे रहते, कुछ सुनता नहीं था। वो आराम से आता और वापस चला जाता। हालाँकि उसमें नॉलेज देने का काम होता था, जो प्रोफ़ेसर आता है वो यहाँ पर बोलता रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने का काम किया जाता है, बहुत सारा कुछ ना कुछ बोलता रहता है, 1 घंटे नॉन स्टॉप वो बोलता है। ऐसे में ये किसके लिए उपयोगी होता है? लेक्चर मेथड हायर एजुकेशन में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, हायर एजुकेशन में हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आपका जब मैच्योरिटी लेवल हाई हो जाएगा, तभी तो आप इसको सुन सकते हो, जभी तभी तो आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज प्राप्त कर सकते हो। ऐसे कोई टीचर आएगा बोल रहा है तो आप समझ जाओगे, क्योंकि आपका जो मैच्योरिटी का लेवल है वो काफ़ी हाई हो गया है। तो उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है, हायर एजुकेशन में इसका प्रयोग होता है। और जो थ्योरेटिकल नॉलेज होता है, सैद्धांतिक ज्ञान होता है, उसको प्राप्त करने का सबसे अच्छा मेथड यही माना जाता है। सैद्धांतिक ज्ञान यानी केवल बता रहे हो, आप थ्योरी बता रहे हो, कुछ भी आपको करके नहीं दिखाना है। करके आपको नहीं दिखाना है, एक्सपेरिमेंट आपको नहीं करना है। यदि कुछ करके दिखाना होता तो वहाँ पर हम दूसरे सिद्धांत का प्रयोग करते। यहाँ पर केवल बोलना है, केवल नॉलेज स्टूडेंट को देना है। तो जहाँ पर नॉलेज का क्वेश्चन आए, साइड में यदि ऑप्शन में कहीं भी ज्ञान प्रदान करना, ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान प्रदान करना, ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देना, तो वो किसका भाग हो जाएगा? वो भाग हो जाएगा लेक्चर मेथड का। इसमें तथ्यों का विस्तार से किया जाना, इसमें जो भी फैक्ट होते हैं उसको एक्सप्लेन किया जाता है डिटेल से। और यदि मैं बात करूं कुछ पॉइंट्स की और, ये किस पर आधारित है? ये टीचर सेंट्रिक अप्रोच है। टीचर सेंट्रिक अप्रोच है, टीचर को जैसा लगता है वैसा ही पढ़ाता है। वो ये नहीं देख रहा है कि स्टूडेंट को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं देखता है। टीचर आके खड़ा हो जाता है और बोलता रहता है, या तो उनके पास में माइक होता है, माइक नहीं होता तो वो ऐसे बोलता रहता है, ओके। तो जो आप सेमिनार आप देखते हो, कॉलेज के अंतर्गत भी जो क्लासेस लगती है उसमें ऐसा ही होता है। टीचर एक जगह आते हैं, खड़े हो जाते हैं, या कई जगह बैठ भी जाते हैं और फिर बोलते रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये टीचर सेंट्रिक मेथड है। और आगे बात करें तो 3 प्रकार का हमारा मेमोरी लेवल होता है। एक होता है स्मृति, या लर्निंग जो प्रोसेस होता है वो 3 प्रकार से होता है। एक होता है स्मृति,
एक होता है अवबोध और एक होता है रिफ्लेक्शन जिसको हम चिंतन कहते हैं। तो ये जो मेथड है, लेक्चर मेथड है, इसमें ये प्रयोग होता है, चिंतन का प्रयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है चिंतन का विस्तार किसमें होता है? चिंतन हम किसमें कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा जो रिफ्लेक्शन होता है, सोच सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा हम किसमें? सोचने का जो आपके पास में ऑप्शन है, कहाँ मिलता है सबसे ज़्यादा? इसी के अंतर्गत हम चिंतन करते हैं। क्योंकि हमारा मैच्योर लेवल हाई हो जाता है, इस समय कॉलेज में हम पढ़ते हैं, तो हम चिंतन कर सकते हैं, कुछ नया सोच सकते हैं। ओके? तो इसमें चिंतन यदि आ जाए, तो आपको ये टिक कर देना है। इसमें और क्या होता है, इसमें टीचर सबसे पहले कुछ ना कुछ तैयारी करता है, उसके बाद में हमारे सामने कुछ ना कुछ बोलता रहता है और फिर उसका एवोल्यूशन भी वो कर देते हैं, हम भी कर देते हैं कि गुरुजी ने ठीक बताया कि नहीं बताया, और उनको भी बता देता है ऐसे कुछ। ओके? तो इसमें 3 काम होते हैं, एक तैयारी होता है उसका, उसके बाद में वो प्रस्तुति देता है, अभिव्यक्ति बोलते हैं, यानी हमें लेक्चर देता है क्लास में आके या कहीं सेमिनार के अंतर्गत, और फिर उसका एवोल्यूशन हो जाएगा, मूल्यांकन हो जाएगा। इसके बाद में हम देखें तो ये शिक्षक के लिए सरल होता है, संक्षिप्त होता है, आकर्षक होता है, ये कोई काम का नहीं है। इसकी कुछ लिमिटेशन ये है कि इसमें स्टूडेंट पैसिव होता है, आराम से चुपचाप बैठा रहता है। चुपचाप बैठा रहने का अर्थ तो ये हो गया कि इसमें रोल नहीं है, कुछ एक्टिविटी नहीं करता, कुछ एक्शन नहीं करता इसमें स्टूडेंट, केवल चुपचाप बैठा रहता है। क्लास में एकदम बैठ जाएगा टेबल पर आके, या किसी सेमिनार में भी टेबलें होती है उस पर बैठ जाएगा और चुपचाप यहाँ पर सुनेगा, केवल सुनने का काम करेगा, कुछ भी वो नहीं कर सकता, उसके पास में कुछ भी ऑप्शन नहीं है। लास्ट में हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो 5-10 मिनट का लास्ट में सेशन रख लेते हैं बोलने के लिए कि पूछ लीजिए आपको समझ में आया नहीं आया। अब 1 घंटे जब बोल दिया, अब हमें थोड़ी पता चलेगा क्या समझ में आया क्या नहीं आया, सुनता ही नहीं था ढंग से। ओके? तो ये वो फिर चला जाता था टीचर, ऐसा ही होता है इसमें और कुछ नहीं। तो ये एकदम व्यावहारिक है। आप एग्ज़ाम दे रहे हो, यदि नेट का एग्ज़ाम दे रहे हो तो सब कुछ सब आप कॉलेज करके आए हो, मास्टर डिग्री आपने की है, तो ये एकदम एग्ज़ाम्पल है, एकदम साधारण सी बात है। आपके जीवन के अंतर्गत ये एग्ज़ाम्पल आप इसको अप्लाई कर सकते हो, व्यावहारिक है एकदम से। तो ये था लेक्चर मेथड, और ये और भी अच्छा है, आजकल इसको पूछा जा रहा है, लेक्चर मेथड को कम पीछे कर दिया गया है, और आजकल जो क्वेश्चन आ रहे हैं इसको ज़्यादा पूछने लग गए हैं, प्रदर्शन विधि को, डेमोंस्ट्रेशन मेथड को ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो ये क्या है, सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है। सीखने का जो सिद्धांत है उस पर आधारित है, उसमें प्रदर्शन करेगा। यहाँ पर ये शब्द है, इसको मैंने पहले आपको बता दिया, एक बार फिर से सुन लीजिए। टीचर यहाँ पर प्रदर्शन करेगा, ऐसे करेगा, डांस करेगा, उछल-कूद करेगा या और कुछ कर सकता है। ओके? तो कुछ भी करके वो स्टूडेंट को सिखा देगा स्टूडेंट को कुछ भी करके। तो इसमें सीखने के सिद्धांतों पर आधारित है, और इसमें कक्षा में कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमेट्री उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये क्या होता है? क्या आपको पता है ना सब कुछ? इस पर बात कर लिया है, तो पहले क्लासेस देखिए, पहले का नहीं देखा है तो यहाँ समझ में नहीं आएगा। ओके? तो इन सब का डेवलपमेंट इसमें होता है। इसमें शिक्षक का अनुभव महत्वपूर्ण होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है और इसको मैं मानता भी हूँ। कि इसमें शिक्षक का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक टीचर कैसे बेहतर पढ़ा सकता है अपने स्टूडेंट को, उसके लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है। शुरू में आएगा 1 साल उसको प्रॉब्लम होगा, 2 साल प्रॉब्लम होगा, 3 साल प्रॉब्लम होगा, लेकिन जैसे-जैसे 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल हो जाएगा, वो स्टूडेंट के सामने अलग ही तरीके से पढ़ाएगा। उसका एक्सप्रेशन बदल जाएँगे, वो अलग तरीके से पढ़ाएगा। जैसे हमारे में ये कमी है अभी भी, अनुभव की तो कमी है ही अभी तो। ओके? तो ज़्यादा अच्छे तरीके से हम ये नहीं कर सकते, ये जो प्रदर्शन विधि है, इसमें तो हम सफल नहीं है अभी तक, धीरे-धीरे हो रहे हैं, पहले की अपेक्षा काफ़ी सुधार हो गया अभी तो, धीरे-धीरे हो जाएगा इसमें भी। तो इसमें क्या होता है, शिक्षक का अनुभव बहुत महत्वपूर्ण होता है। टीचर को पता चल जाता है कि स्टूडेंट कैसे पढ़ता है, उसको हम कैसे पढ़ा सकते हैं, कैसे हम उसको उसको इंटरेस्ट ला सकते हैं इसमें स्टडी में, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है एक टीचर के लिए। हालाँकि जिसमें कमियाँ हैं, उसको दूर करने का प्रयास करना चाहिए, और हम भी इसी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इसमें शिक्षक का बहुत महत्वपूर्ण अनुभव होता है। यदि टीचर काफ़ी सालों से पढ़ा रहा है, तो वो कुछ अलग ही एक्सप्रेशन देगा, वो अलग तरीके से पढ़ाएगा। वो कि हँस के पढ़ा सकता है, या किसी और तरह से डायग्राम बना के पढ़ा सकता है, या और अलग तरीके से कुछ एग्ज़ाम्पल देता होगा, जिसको एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है ये ऑप्शन। ओके? जहाँ पर शिक्षक का अच्छा अनुभव होता है, वहाँ पर इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा होता है। यदि ये आए और ये ऑप्शन में आपको ज़रूर मिलेगा, इसमें शिक्षक का जो अनुभव है, वो किसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो प्रदर्शन विधि में।
एक टीचर जितना एक्सपीरियंस वाला हो जाएगा, वो उतने ही तरीके से अच्छा प्रदर्शन करवाएगा, अपनी बातों को अपने स्टूडेंट के सामने रख पाएगा, उतने ही अच्छे तरीके से। तो विकास होता है, ये एक प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, सतत विकास होता है इसका, धीरे-धीरे विकास की ये प्रोसेस है। इस विधि में एब्स्ट्रैक्ट अवधारणाओं को प्रभावी ढंग से समझाया जा सकता है। एब्स्ट्रैक्ट रे कौन से हो सकते हैं? जैसे जो हमें दिखाई नहीं देता है, जैसे फिलॉसफी की हम बात करते हैं, साइंस के अंतर्गत भी कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। जैसे नैनो टेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं, तो नैनो टेक्नोलॉजी यदि कोई 10 साल पहले पढ़ाता था, तो उसके पास में एग्ज़ाम्पल नहीं होते थे। वो कहता था कि एक ऐसा फैन बनेगा जो हल्का-सा होगा लेकिन हवा बहुत तेज़ देगा। ऐसी गाड़ियाँ बनेगी कि उसमें कभी वो गंदा ही नहीं होगा। जैसे अभी जो गंदा हो जाता है, डर्टी उसमें लग जाती है, मिट्टी-माटी लग जाती है, लेकिन नैनो टेक्नोलॉजी इस प्रकार से आ जाएगी कि उसमें गंदगी नहीं होगी, गाड़ी अपने आप ही साफ़ हो जाएगी, उसमें कुछ छोटे-छोटे नैनो लगे होंगे, उसमें कण लगे होंगे, ओके? और इस प्रकार की टेक्नोलॉजी आ जाएगी कि सब कुछ गाड़ियाँ अपने आप साफ़ होने लग जाएगी, एकदम हल्की-सी गाड़ियाँ होने लग जाएगी, लेकिन उसका काम बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ओके? लेकिन इसको हम समझा नहीं सकते अभी, एब्स्ट्रैक्ट ही है एक बार तो हमारे लिए, लेकिन धीरे-धीरे इसका विकास हो जाएगा। इसके अलावा फिलॉसफी में यदि हमें पढ़ाना है कि ईश्वर होता है, परमात्मा होती है, आत्मा होती है, किस प्रकार से एक व्यक्ति का मिलन ईश्वर के साथ में होता है, तो इसको आप कैसे बताओगे? तो जो एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ होते हैं, उनको प्रभावी ढंग से हम बता सकते हैं किसमें? इसमें प्रदर्शन विधि के अंतर्गत और और कुछ नहीं है इसमें, बस इतना ही है। इतना ही है और बातें हमने कर ली। तो ये आज की क्लास है, इतना ही रहेगा। आगे हम बात करेंगे, कुछ मेथड्स पर और बात की जाएगी, धीरे-धीरे हम बात करेंगे। ओके? तो पढ़ते रहिए इनको। कोई भी एक बेसिक बुक अपने पास में रखिए और बुक भी नहीं रखते हो तो क्वेश्चन पेपर ज़रूर रखिए। आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? ये जो बताया जा रहा है वो ठीक है, और इसके अलावा लास्ट ईयर के अंतर्गत जो 20 पेपर हो चुके हैं, पिछले 1 साल के अंतर्गत 20 पेपर हो चुके हैं, उनको मार्केट से ले लीजिए या ऑनलाइन मंगवा लीजिए, ओके? उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, सभी के लगभग 100 क्वेश्चन भी मिलते हैं, तो 1000 क्वेश्चन आपके पुराने हो चुके हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। आप कुछ मॉडल पेपर लाओगे, वो सही नहीं रहता है। जो लास्ट में जो पेपर हो चुके हैं, वो भी 1 साल के, उससे पहले हमारे लिए इतने हेल्पफुल नहीं रहेंगे। यदि वो भी लाते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर जो पेपर हुए हैं, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो उसको आप उठा लीजिए और वहाँ से क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिए। जो पढ़ाया जा रहा है ठीक है इतना, और कोई भी आपके पास में एक बुक रखिए, जैसे केवीएस वाला सबसे अच्छा माना जाता है। जो है उसमें सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे अच्छा नहीं है, जो आपके पास में अवेलेबल है मार्केट में जो किताब है उसमें केवीएस का ठीक आता है उसमें। हालाँकि क्वेश्चन उसमें भी मैथ, रीजनिंग वाला पोर्शन है वो काफ़ी हल्का दे रखा है, लेकिन टीचिंग है, रिसर्च वाला है, ये ठीक-ठाक उसमें दे रखा है, हायर एजुकेशन भी ठीक-ठाक दे रखा है, तो वहाँ से उसको पढ़ सकते हो आप, और ये जो पढ़ाया जा रहा है ये तो है ही काफ़ी, ओके? उस बुक में तो ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको जो आपको नहीं पढ़ाया जा रहा है, तो वहाँ भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो उसको भी आप ले सकते हो, या लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आप ले सकते हो। लेकिन केवीएस वाले में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, पीछे की साइड में बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं। 3-300 4-400 क्वेश्चन एक-एक विषय के दे रखे हैं, तो आप वो भी ले सकते हो, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रैक्टिस होता जाएगा आपका। एक बार पढ़ते रहिए आप, एक बार तो पढ़ लीजिए, उसके बाद में प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। कोई भी एक बुक उठा लीजिए, केवीएस वाला अच्छा है, और कोई बुक मार्केट में है नहीं, हरियंत का है, प्रतियोगिता साहित्य है, और पियर्सन के बुक आते हैं, बहुत सारी बुक आती है, लेकिन आपके लिए कोई भी पर्याप्त नहीं है। तो केवीएस वाला उठा लीजिए, अच्छा है। और तो जब कुछ है ही नहीं मार्केट में, इनके लिए कुछ अच्छा बुक बना ही नहीं है, तो जिसमें जो ठीक लगे वो ही ले लीजिए, ओके? अभी तो वही है, तो वही उसको पढ़ लीजिए, उसके क्वेश्चन है, उसको करने का प्रयास कीजिए आप, और भाषा पर थोड़ा-सा ध्यान दीजिए, जो शब्द होते हैं उस पर शब्दों पर ध्यान दीजिए आप। जो शब्द होते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं, हिंदी, इंग्लिश में दोनों में बताया जा रहा है, और इसको आपको ऐसे ही ध्यान में रखना है। ये प्रदर्शन विधि है, पता नहीं कौन-सा नाम आएगा हिंदी के अंतर्गत, लेकिन अंग्रेजी में आप देख सकते हो, तो अंग्रेजी में ये आपको नाम मिलेगा, इसका और कोई नाम नहीं आएगा, यही मिलेगा आपको। हिंदी इतना क्लिष्ट होता है, उसमें आपको गूगल ट्रांसलेट मिलता है। फर्स्ट पेपर का हिंदी बहुत गंदा होता है, ओके? तो यदि आप इंग्लिश वाले शब्द है, वो भी आपको ध्यान में रखना है, उसके बिना पेपर नहीं हो पाएगा। तो ये सीधी-सी बात है, ओके? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।